हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने देख चुका है कि क्या इसकी रणनीतियाँ थी, कैसे इसका डेवलप किया गया। ठीक है, मतलब कि हरित क्रांति कैसे डेवलप किया गया, कहाँ पर डेवलप हुआ और कौन कौन से ऐसे रिसर्च सेंटर थे जिन्होंने इसको डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आपको मैंने बताया था मैक्सिको का कौन सा गेहूं अनुसंधान सुधार केंद्र, ठीक है, और फिलीपींस का चावल अनुसंधान केंद्र। ये वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इसका विकास किया था। ठीक है, और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, अब हरित क्रांति के मूलतः तीन तत्व कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया था क्या? सर्वप्रथम न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए हमने देखा थ्रेसर, सिंचाई, उर्वरक, इन सब चीज का यूज किया। सेकंड था HYP सीड्स का यूज। और थर्ड क्या था? डबल क्रॉप। क्या है डबल क्रॉप? ठीक है, ये तीन इसके मूल आधार थे। और कब प्रारंभ हुआ ये भारत में? 1967 से 1968 के बीच में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके प्रारंभ होने के कारण क्या थे? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य थे उसके आधार पर कृषि का उत्पादन क्या हुआ? न्यून हुआ। साथ ही हम लोगों ने कहाँ से? यूएसए से जो गेहूं का आयात किया था वो अत्यंत निम्न क्वालिटी का था। फिर 1962 1965 का भारत पाकिस्तान चाइना युद्ध हुआ। ठीक है, उसके कारण हमारे यहाँ खाद्यान्न की क्या आई? कमी आई। इस कारण हम लोगों ने 1967 और 68 में सी सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन जी के सहयोग से हरित क्रांति को प्रारंभ किया था। ठीक है, अब बढ़ाने के लिए इसको हरित क्रांति को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से राज्यों को चिन्हित किया गया था ये भी हम लोगों ने देख चुका था। ठीक है, साथ में हरित क्रांति के सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों की भी हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा उसी के आगे का टॉपिक है क्या? दूसरी हरित क्रांति। क्या है दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां? किसके द्वारा बनाई जाएंगी? सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी। तो देखिए, दूसरी हरित क्रांति सबसे पहले तो है क्या? अब देखिए, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए कृषि को अनुकूलनीय, मतलब कि सबके लिए बराबर तथा प्रत्यास्थी बनाने तथा वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। किसको? हरित क्रांति को। कौन सी? द्वितीय हरित क्रांति को पोषण सुरक्षा, खाद्य और पोषण की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसके लिए? भविष्य की पीढ़ी के लिए। मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो कृषि की नई तकनीक अपनाई जा रही है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हरित क्रांति कहेंगे। ठीक है, वन वर्ड में बोलूं इसको तो टिकाऊ। ठीक है, टिकाऊ या सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये होगा क्या? द्वितीय हरित क्रांति। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी प्रगति का जो हम लोग टेक्नोलॉजी में आज झंडे गाड़ रहे हैं, हर टाइप की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने आजकल इन्वेंशन कर चुकी है, हर एक टाइप की। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि फसलों को उगाने से लेकर के काटने तक के नई नई टेक्नोलॉजी आई है। आपने सुना होगा रिपर। रिपर एक छोटा सा यंत्र होता है जो कम लागत में जो धान की फसल होती है उसको काट देता है। थ्रेशर का आपने नाम सुना होगा कि जो भी हम लोग फसल लेते हैं उसको वो क्या करता है? रिफाइन कर देता है। ठीक है, साफ कर देता है। फिर आपने सुना होगा कि हार्वेस्टर जो बड़ा वाहन होता है जो पूरे एकड़ों खेत के जो गेहूं है उसको क्या कर लेता है? काट के साफ कर देता है। ठीक है, ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इन्हीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जो पहली हरित क्रांति द्वारा नींव पर आधारित है। ठीक है, जो पहली हरित क्रांति ने जो नींव रखी थी उसी पर आधारित है, जो मुख्य रूप से गंभीर गंभीर खाद्य सुरक्षा को, मतलब कि जो गंभीर कमी आई थी खाद्य सुरक्षा को लेकर के, उसको सुनिश्चित करने का ध्यान केंद्रित करती है। कौन सी क्रांति? दूसरी हरित क्रांति। सिंपल सा उद्देश्य में बोलूं तो तकनीकी का प्रयोग करते हुए वर्तमान और भविष्य की
पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। कौन सी कृषि के माध्यम से, टिकाऊ कृषि के माध्यम से, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग के माध्यम से, ठीक है। आई होप आपको ये द्वितीय हरित क्रांति का कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्यों लाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो दूसरी हरित क्रांति की अवधारणा थी, कहां से प्रारंभ हुई। देखिए, सन 2000 में किसने दिया था, अटल जी ने अपने भाषण में घोषणा करी थी किसकी, द्वितीय हरित क्रांति की, ठीक है। इनकी सरकार आई थी, ठीक है, कौन सी, एनडीए की सरकार आई थी। उसी समय पर अटल जी ने बोला था अब हमें द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जो प्रथम हरित क्रांति थी, अब आपको मैं मैप में दिखाता हूं, आप एक बार देख लीजिए मैप में। प्रथम क्रांति कहां पर थी, पंजाब, हरियाणा, मतलब हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, ठीक है, और साथ में कावेरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र में, यहां पर थी, ठीक है। यहाँ इन क्षेत्रों में अत्यधिक फसल का उत्पादन होता था, लेकिन अन्य क्षेत्र क्या थे, छूट चुके थे या रह चुके थे। इन्हीं क्षेत्रों को या इसी असमानता को दूर करने के लिए अटल जी ने 2000 में घोषणा करी थी किसकी, द्वितीय हरित क्रांति की। लेकिन सन 2000 में उनकी सरकार क्या हो गई, चले गई, तो यह क्रांति क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। तो अब 2011 में किसमें, कलाम जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पालीगंज बिहार से घोषणा करी थी कि हम द्वितीय क्रांति को पुनः प्रारंभ करेंगे, द्वितीय हरित क्रांति को पुनः प्रारंभ करेंगे। कहां से, पॉलीगंज बिहार से। आईएमपी है, ये फैक्ट याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब अब इस घोषणा के माध्यम से कलाम जी ने क्या बोला कि हम पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं है यहाँ पे, वो क्या, नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति का विस्तार करेंगे। यही क्या था, द्वितीय हरित क्रांति। और इसी को रिपीट किया था 2015 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, क्या कहा था कि ऐसे क्षेत्र जो प्रथम हरित क्रांति से वंचित थे, ठीक है, फसल उत्पादन से ले संबंधित, हम उन्हीं क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां पर द्वितीय हरित क्रांति को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। अब इसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या रणनीतियां बनाई गई, इसी को हम लोग अपने लेक्चर में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण क्या क्या थे। सर्वप्रथम देखिए, पहला कारण क्या था, चावल गेहूं जैसी फसलों के अति उत्पादन, ये अति है, अति उत्पादन, जिससे अन्य फसलों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। देखिए, अब इन फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है, कहा जाता है कि इनका उत्पादन 100% अधिक होने लगा था, और अन्य फसलें नकारात्मक रूप से उत्पन्न हो रही थी। जैसे मैं बोलूं, दलहन का उत्पादन कम हो गया था, तिलहन का उत्पादन कम हो गया था, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब देखिए, प्रथम हरित क्रांति से मृदा की उर्वरता में प्रति वर्ष ह्रास होने लगा, ठीक है। आपने देखा होगा, अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करके हम लोगों ने कृषि उत्पादकता व उत्पादन में क्या कर ली थी, वृद्धि कर ली थी, लेकिन उसी अनुपात में मृदा की उत्पादकता क्या हो रही थी, न्यून होती जा रही थी, ठीक है। इसलिए द्वितीय हरित क्रांति को लाया गया। खाद्य कीमतों में अस्थिरता, किसी फसल का मूल्य अच्छा खासा है और किसी फसल का मूल्य क्या है, कम है, और इन्हीं फसलों के मूल्य में राज्य राज्यों में भी क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं ये पंजाब में कम मूल्य पर उपलब्ध है, लेकिन हम बात करें बिहार झारखंड में, तो ये अत्यधिक मूल्य पर फसल हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये जो खाद्य अस्थिरता थी, इसी को क्या करना था, न्यून करना था, या इसी के जो गैप है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब क्या है, चौथा इसका कारण क्या है, कृषि को जलवायु प्रतिरोधी बनाना, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन की घटना यदि देखने को मिल रही है हमारे भारतीय क्षेत्र में, तो फसलों पर उसका प्रभाव क्या हो, कम हो। इस प्रकार की हम लोग को क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है या फिर फार्मिंग करना है, ठीक है। आई होप आपको ये पांच चार पॉइंट समझ में आए होंगे। और पांचवा पॉइंट क्या है, सतत जीविका के लिए, कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जो भविष्य में हमारी जनसंख्या बढ़ने वाली है, उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हम कर सके। इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सतत जीविका। तो छठवा क्या है, जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि दबाव। अब देखिए, वर्तमान में भारत की जनसंख्या 143 करोड़ हो चुकी है, जो विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, भारत। तो इसी और जनसंख्या का दबाव, साथ ही हमारे यहाँ भूमि कितनी है, केवल 2.7% है।
तो 143 करोड़ लोगों का दबाव इतनी सी भूमि पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसी दबाव को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या लाया, द्वितीय हरित क्रांति लाई। और क्या है, जो कृषि पर ग्रामीण निर्भरता है इसको फुलफिल करने के लिए भी दूसरी हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब ये कारण थे द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ करने के। अब सरकार ने इसको प्रारंभ करने के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या रणनीतियां। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा सिंचित कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को दुगना करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजना चली गई, देखिए, एक तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सन 2015 में आई थी। ये कब आई थी, सन 2015 में आई थी। और इसकी टैगलाइन क्या थी, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, IMPA है ना, इसको प्रारंभ किया गया। साथ ही आपने सुना होगा स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली का क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है, ये कहाँ की सिंचाई पद्धतियां, ये इजराइल की सिंचाई पद्धति है। ठीक है, तो सिंचित क्षेत्र की वृद्धि दर को दुगना करना था। ठीक, अब दूसरा क्या रणनीति थी हमारी, जल संसाधन में, किसमें, जल संसाधन में सुधार करना और जल संसाधनों का विकास के साथ जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या लाया गया, अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जल जीवन मिशन, ठीक है, जल संरक्षण योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, इत्यादि प्रकार की योजनाओं का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। ठीक है, निम्न भूमि, अगला पॉइंट है निम्न स्तरीय भूमि का पुनरुत्थान करना, कि जो हमारे यहाँ छोटे छोटे खंड हैं कृषि के उत्पादन के लिए, मतलब कि सीमांत कृषकों को बोल सकते हैं हम लोग, सीमांत कृषकों से बोला गया कि आप सामूहिक कृषि को बढ़ावा दे, जिसके माध्यम से अत्यधिक उत्पादन हो और आपकी भूमि का सही उपयोग हो सके। ये क्या किया गया, निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, उच्च मूल्य वाली, चौथा पॉइंट है हमारा रणनीति में, उच्च उपज वाली या उच्च मूल्य वाली उपज फसलें जैसे फल, पौधे, फूल, राम बूटी, जड़ी बूटी, औषधि, बांस, बायोडीजल आदि के बीजों को क्या करेंगे, उगाएंगे, या फिर इनके फसल उत्पादन में हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, और पांचवा रणनीति हम लोग ने अपनाई थी क्या, हरित क्रांति उन्नति योजना। कौन सी, हरित क्रांति उन्नति योजना सन 2005 में लाई गई थी ये योजना। ठीक है, लेकिन इसको वास्तविक स्वरूप कब दिया गया, 2017 में। ठीक है, इसके लिए बजट में पृथक से आवंटन किया गया। अब देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी, हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना। अब देखिए यहाँ पे 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना को प्रारंभ किया गया। इसके ये कैसा है, एक अम्ब्रेला योजना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 11 योजनाओं को और मिशन को शामिल किया गया। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक योजना का उद्देश्य देखेंगे। यही क्या है, दूसरी जो हमारी हरित क्रांति, जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसी पर आधारित है, इन योजनाओं पर ही आधारित है। इन योजनाओं का आपको उद्देश्य याद होना ही चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहली योजना। यह पहला मिशन एकीकृत बागवानी विकास मिशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, MIDH। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना और बागवानी उत्पादन को में वृद्धि करना और कृषि परिवारों को पोषण सुरक्षा तथा आय में सहायता करना, इसका उद्देश्य था। तो देखिए, सिंपल सा उद्देश्य है, आप याद रख लीजिए, बागवानी के जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि करना, और जब वृद्धि होगी तो उसका उत्पादन में क्या होगी, अपने आप वृद्धि होगी, और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो कृषकों की आय कैसी होगी, दोगुनी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये मिशन समझ में आया होगा। दूसरा मिशन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 2007 में प्रारंभ किया गया था। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसका लक्ष्य क्या था कि क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं
दाल, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, इन फसलों के कृषि क्षेत्र में विस्तार करते हुए इनकी उत्पादकता में क्या करना, वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तीसरी जो हमारा मिशन है उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इसका उद्देश्य क्या था, एकीकृत खेती, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, साथ में टेक्नोलॉजी के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट कृषि पारिस्थितिकी के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग ने जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसी कृषि की नवीन एवं पुरातन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसमें ये तीन प्रमुख प्रकार की एग्रीकल्चर है। ठीक है, इनको बढ़ावा दिया गया किसके माध्यम से, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के माध्यम से। और चौथा जो हमारे पास योजना है उसका नाम क्या है, कृषि विस्तार प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, SMAE। ठीक है, याद रखना है आपको, 11 मिशन। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, किसानों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और साथ में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करना था। इसका सिंपल सा उद्देश्य है किसानों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। ठीक है, पांचवा मिशन है, उप मिशन है ये, बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन। इसका लक्ष्य क्या था, प्रमाणित व गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, छठवां पॉइंट है हमारा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। ठीक है, छोटे एवं सीमांत किसानों को, इसका उद्देश्य क्या था, छोटे एवं सीमांत किसानों को उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना जहां बिजली की उपलब्धता क्या हो, कम हो। जहां पर बिजली कम मात्रा में आ रही है या फिर कम समय के लिए आ रही है, उन क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण को क्या करना, बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सातवां मिशन क्या है हमारा, पौधा संरक्षण योजना संगरोध पर उप मिशन। इसके माध्यम से क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, कीटों, बीमारियों, खरपतवारों, नेमाटोड, पतंग आदि के विनाश से कृषि फसल की गुणवत्ता तथा उपज को होने वाले नुकसान को कम करना। जो जो कृषि के नुकसान को बढ़ाते हैं उन तत्वों की पहचान करते हुए उनको क्या करना, खत्म करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, पौध संरक्षण, मतलब पौधे का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और योजना संगरोध। ठीक है, योजना संगरोध के माध्यम से इस मिशन को क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। ठीक है, आठवां हमारा इसमें मिशन है या योजना है कृषि जनगणना, अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना लाई गई। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि की जनगणना करना, प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करना कि मान लीजिए आप 100 एकड़ में कितना गेहूं लगा रहे हैं, उसकी लागत ज्ञात करना, और फिर उसके अनुपात में उसमें कितनी उत्पादकता में वृद्धि हुई है, उन दोनों का आकलन करते हुए प्रॉफिट देखेंगे, कितना लाभ एक कृषक को हुआ है। ठीक है, और साथ ही देश की कृषि आर्थिक समस्याओं पर शोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नौवां मिशन है हमारा या नौवीं योजना है कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना। इसका उद्देश्य क्या था, सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और शहरी विकास को गति देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। किस किस के लिए, आपको उद्देश्य याद रखना है, सहकारी समिति की स्थिति में क्या करेंगे आप, सुधार करेंगे। जो क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिला था हमको, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो असंतुलन था कृषि उत्पादन के कारण, उस असंतुलन को क्या करना था, इसका दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और सहकारी विकास के लिए वित्तीय सहायता देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। 10वां जो इसका मिशन है या फिर योजना है कृषि विपणन पर एकीकृत योजना, जो आप मार्केटिंग करेंगे एग्रीकल्चर की, उसके लिए एक एकीकृत योजना लाई गई। इसका लक्ष्य क्या था, कृषि विपणन विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करना, कि हम लोग किसका विकास करेंगे, मंडियों का विकास करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मंडियों का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश में कितनी मंडियां, 567 मंडियां हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, बाकी 560 के आसपास है। ठीक है, इसकी आधी उपमंडियां हैं और आधी मंडियां हैं। ठीक है, फिर आते हैं 11वां योजना कि कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, किसानों में
इस कार्यक्रम का उद्देश्य था किसानों में केंद्रीयता और सेवा अभिन्यास में सुधार लाना। कि देखिए, किसान कॉल सेंटर, इसके माध्यम से किसानों को मौसम, फसल की जानकारी दी जाती थी, ठीक है, ई गवर्नेंस के माध्यम से। ठीक है, अब तो ई गवर्नेंस इतना ज़्यादा आ गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में देखिए आप ये कर सकते हैं कि ई नाम पद्धति इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने कोई फसल भी उत्पादित की है, आपने उस पोर्टल में अपने फसल का क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया कि आपके पास इतना क्विंटल ये अन्न है। तो उस अन्न को खरीदने के लिए देश के किसी भी क्षेत्र से उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा सकता है। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट, किसमें, एग्रीकल्चर में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। द्वितीय हरित क्रांति या दूसरी हरित क्रांति के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा रही है। सर्वप्रथम देखेंगे, हम लोग ने 11 मिशन देखा है, ठीक है, 2005 में लाया गया था। कौन कौन सा, हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना, आईएमपी। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इस योजना में कौन सी योजना जो मुख्य रूप से बागवानी के विकास के लिए काम कर रही थी। तो आपको टिक करना पड़ेगा एकीकृत बागवानी विकास मिशन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, है या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी योजना अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको सारी योजनाओं के नाम टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।